हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एफएससीआई एग्जाम से रिलेटेड टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि भविष्य में जब भी नए वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो देखना तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं या फिर प्रीवियस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। अगर आपको जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डायरेक्टली उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है, तो वहाँ से देख लेना। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एफएससीआई एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताया है, ठीक है, इसका आंसर तो सभी को पता होगा। द हेड ऑफिस ऑफ एफएससीआई इज सिचुएटेड इन। तो एफएससीआई का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है, आपको मैंने कई बार बताया, ठीक है। तो आंसर होगा यहाँ पे दिल्ली। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा 101%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपसे पूछा गया है माइक्रो न्यूट्रिएंट माल न्यूट्रिशन लीड्स टू। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट माल न्यूट्रिशन से क्या हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये किसको लीड करता है, तो ये लीड करता है फ्रेंड्स यहाँ पे गोइटर को, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो। गोइटर का मतलब क्या होता है, गलगन रोग। जो गलगन रोग होता है फ्रेंड्स यहाँ पे ना, तो वो हो जाता है इसकी वजह से। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। इसके अलावा देखिए माल न्यूट्रिशन की वजह से कौन कौन से और रोग होते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। पहला है यहाँ पे, अगर आपका यहाँ पे आयरन की डेफिशिएंसी हो, ठीक है, आयरन की अगर यहाँ पे कमी हो तो उससे कौन कौन से रोग होते हैं, एनीमिया, फैटिग, वीकेंड इम्यून सिस्टम या फिर इम्पेयर्ड ब्रेन फंक्शन। ये रोग हो जाते हैं किसकी वजह से, आयरन की कमी की वजह से। अगर आयोडीन की कमी हो जाए फ्रेंड्स यहाँ पे तो कौन कौन से रोग होते हैं, गोइटर एंड इंक्रीज इन हार्ट रेट बढ़ जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब कि जो सांस है उसकी तकलीफ यहाँ पे होने लगती है, एंड वेट गेन, और वजन यहाँ पे बढ़ने लगता है आयोडीन की कमी होने की वजह से, ठीक है। बाकी बची हुई चीज़ें देखिए यहाँ पे, विटामिन B12 की कमी की वजह से क्या होता है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे विटामिन B12 की कमी की वजह से ब्लड डिसऑर्डर हो जाते हैं, इम्पेयर्ड ब्रेन फंक्शन हो जाता है, एलिवेटेड होमोसाइटिन लेवल्स बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जिंक की अगर डेफिशिएंसी आ जाए तो जिंक की अगर डेफिशिएंसी आपके यहाँ पे मेल न्यूट्रिशन में आती है तो देखिए लॉस ऑफ एपिटाइट, स्टर्न ग्रोथ हो जाती है, और डिलेड हीलिंग ऑफ वॉन्ड्स हो जाती है, हेयर लॉस होने लगते हैं, डायरिया यहाँ पे आपके अंदर होने लगता है, ठीक है। डायरिया का मीन्स दस्त होने लगते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 5वें नंबर का देखिए, विटामिन ए की कमी की वजह से तो ड्राई आई हो जाती है, आंखें सूखी मतलब शुष्क आंखें हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, रतौंधी रोग जिसको हम बोलते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी की वजह से होता है, विटामिन ए की कमी की वजह से, ठीक है। इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, तो संक्रमण का यहाँ पे खतरा भी बढ़ जाता है अगर विटामिन ए की कमी अगर किसी भी इंसान के शरीर में आती है तो, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हो जाती है, तो इन सभी को आपको याद रखना है। ये सभी आपका मेल न्यूट्रिशन के अंदर आता है, इन सभी की जो कमी है वो मेल न्यूट्रिशन के अंदर आती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा, बहुत ही डिटेल से आपको इसका पूरी डिटेल है आपको वहाँ पे मिलेगी, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर मिलेगी, ठीक है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर रिस्क असेसमेंट मीन्स ए साइंटिफिकली बेस्ड प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ। जोखिम मूल्यांकन का अर्थ वैज्ञानिक रूप से आधारित प्रक्रिया है जिसमें शामिल होते हैं। इसमें कितने स्टेप शामिल होते हैं, तो इसके अंदर टोटल 4 स्टेप्स यहाँ पे शामिल होते हैं। अब कौन कौन से स्टेप्स होते हैं हम नीचे देखने वाले हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना इसको, ठीक है। चलिए देखिए, हाँ, जो आपका यहाँ पर रिस्क असेसमेंट है, देखिए किसके अंदर आता है, ये रिस्क एनालिसिस। तो रिस्क एनालिसिस को के अंदर 3 कंपोनेंट्स को यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। पहला यहाँ पे रिस्क असेसमेंट, जो अभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जिसको हिंदी में बोलते हैं जोखिम मूल्यांकन। दूसरा यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट, जिसको जोखिम प्रबंधन बोलते हैं। तीसरा यहाँ पे रिस्क कम्युनिकेशन, जिसको हम जोखिम संचार कहते हैं हिंदी के अंदर, ठीक है। तो ये रिस्क एनालिसिस के अंदर ये तीनों चीज़ें आती है। अब देखिए यहाँ पर रिस्क असेसमेंट है, वो इसके अंदर 4 स्टेप्स होते हैं। इसके अंदर टोटल 4 स्टेप्स होते हैं। रिस्क मैनेजमेंट है, इसके अंदर भी यहाँ पे 4 स्टेप्स होते हैं। और जो आपका रिस्क कम्युनिकेशन है, इसके अंदर यहाँ पे 2 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे डायरेक्टली याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था रिस्क असेसमेंट में कितने स्टेप्स होते हैं, तो यहाँ पे 4 स्टेप्स होते हैं। रिस्क मैनेजमेंट में पूछा जाए तो क्या होगा, 4 स्टेप्स होते हैं। रिस्क कम्युनिकेशन में पूछा जाए तो 2 स्टेप होते हैं, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। देखिए जो रिस्क असेसमेंट है, इसके अंदर 4 स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, 4 स्टेप्स यहाँ पे रिस्क असेसमेंट के अंदर 4 स्टेप। पहली स्टेप है यहाँ पे हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन, दूसरी यहाँ पे हैजार्ड कैरेक्टराइजेशन, तीसरी यहाँ पे
एक्सपोजर असेसमेंट और चौथी यहाँ पे रिस्क कैरेक्टराइजेशन। तो ये सब 4 स्टेप्स किसके अंदर आती हैं, यहाँ पे रिस्क असेसमेंट के अंदर आती है। हिंदी आपके सामने यहाँ पे दे रखी है, इसको डायरेक्टली यहाँ से देख लेना, ठीक है। तो बाकी की बची हुई जो आपका यहाँ पे 3 पॉइंट है, रिस्क असेसमेंट मैंने आपको बता दिया, रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क कम्युनिकेशन, ये दोनों आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल पे जाके आप देख लेना, वहाँ पे आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पे, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपसे पूछा गया है कि एक हेल्दी फूड कंटेन्स ट्रांस फैटी एसिड्स, कंटेंट ऑफ, एक स्वस्थ भोजन में ट्रांस फैटी एसिड की मात्रा होती है तो कितनी होती है, स्वस्थ भोजन हो ना तो कितनी होनी चाहिए ट्रांस फैटी एसिड की। ट्रांस फैटी एसिड यहाँ पे आपके शरीर में कितना होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने देखिए, आंसर होगा यहाँ पे लेस देन 0.2 ग्राम पर सर्विंग, ठीक है। तो मतलब प्रत्येक भोजन के अंदर 0.2 ग्राम से भी कम मात्रा में यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। 0.2 ग्राम से भी कम मात्रा में, ठीक है, रट लेना। आंसर होगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, 0.2 ग्राम से भी कम मात्रा में होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपसे पूछा गया कि इंग्रेडिएंट की परिभाषा क्या होती है। इंग्रेडिएंट मीन्स, तो सामग्री का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए सामग्री होती क्या है, तो एनी सब्सटेंस यूज टू प्रिपेयर फूड, भोजन तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कोई भी पदार्थ, वो क्या कहलाता है, इंग्रेडिएंट कहलाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, भोजन तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कोई भी पदार्थ क्या कहलाता है, इंग्रेडिएंट कहलाता है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन, ठीक है, रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपसे पूछा गया है द प्रोजेक्ट क्लीन स्ट्रीट फूड, बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रोजेक्ट क्लीन स्ट्रीट फूड इज एन इनिशिएटिव टेकन अप अंडर ए 360 डिग्री अप्रोच टू। तो प्रोजेक्ट क्लीन स्ट्रीट फूड एक 360 डिग्री दृष्टिकोण के तहत शुरू की गई एक पहल है जो कि किसको अप्रोच करती है, विच इज अप्रोच टू फूड सेफ्टी एंड हेल्दी न्यूट्रिशन, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, फूड सेफ्टी एंड हेल्दी न्यूट्रिशन को ये क्या करती है, अप्रोच करती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और देख लीजिए। प्रोजेक्ट क्लीन स्ट्रीट फूड इज वन ऑफ द इनिशिएटिव टेकन अप बाय FSSAI, किसके द्वारा इसको चलाया गया है, FSSAI के द्वारा, अंडर ए 360 डिग्री अप्रोच टू फूड सेफ्टी एंड हेल्दी न्यूट्रिशन, ठीक है, किसके लिए, फूड सेफ्टी एंड हेल्दी न्यूट्रिशन के लिए इसको चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7। IFS क्विक एक्सेस इज ए सिस्टम डेवलप्ड बाय, IFS क्विक एक्सेस किसके द्वारा विकसित एक प्रणाली है। जो IFS क्विक एक्सेस है वो किसके द्वारा विकसित की गई है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, FSSAI के द्वारा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। IFS क्विक एक्सेस का फुल फॉर्म अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाता है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लीजिए। IFS क्विक एक्सेस का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन फूड स्टैंडर्ड्स, IFS हो गया, क्विक एक्सेस हो गया, ठीक है। तो क्या होता है, इंडियन फूड स्टैंडर्ड्स क्विक एक्सेस, ये क्या चीज़ है यहाँ पे, देखिए, टू ब्रिंग ऑल द स्टैंडर्ड्स एट ए सिंगल प्लेटफॉर्म, एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे सभी स्टैंडर्ड्स को लाना। FSSAI हैज़ डेवलप्ड दिस, लाने के लिए, इसको मतलब कि जो देखिए जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए FSSAI ने इस चीज़ को यहाँ पे, जो इंडियन फूड स्टैंडर्ड्स क्विक एक्सेस है, इसको यहाँ पे डेवलप किया है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स ऑल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट ए फूड प्रोडक्ट एट ए सिंगल ग्लांस। सिंगल ग्लांस का मतलब होता है एक ही जगह सभी चीज़ें मिलना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या करता है, यहाँ पे फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, वो सभी यहाँ पे एक ही जगह आपको यहाँ पे सिंगल विंडो पे मिल जाती है, ठीक है। मतलब कि एक ही जगह पे आपको सभी चीज़ों की जानकारी यहाँ पे मिल जाती है, इसलिए FSSAI ने इसको, जो आपका यहाँ पे क्विक एक्सेस IFS क्विक एक्सेस है, ठीक है, इस सिस्टम को यहाँ पे डेवलप किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर MMPO, जिसको हम डायरेक्टली बोलते हैं MMPO, ठीक है, वाज प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द प्रोविजंस ऑफ, भारत सरकार द्वारा दूध और दुग्ध उत्पाद आदेश को निम्नलिखित प्रावधानों के तहत बढ़ावा दिया गया था। तो किसके अंतर्गत ये बढ़ावा दिया गया था, किसके प्रोविजन के अंदर, अंडर द प्रोविजंस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, रट लेना इसको, ठीक है। इसके बारे में मैंने पूरी जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा रखी है इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है, वहाँ से डायरेक्टली देख लेना। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो जो आपको मेरे को बतानी है, वो देखिए यहाँ पे जो MMPO है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर 1992, ठीक है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देता हूँ। देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ प्रोमुलेटेड
द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर, जिसको हम डायरेक्टली MMPO बोलते हैं, इन 1992 में इसको यहाँ पे लाया गया था, ठीक है। ऑन 9/6/92 अंडर द प्रोविजंस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1995, इस जो किसके अंतर्गत लाया गया था इसको, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के अंतर्गत है। कंसिक्वेंट टू डी लाइसेंसिंग ऑफ डेयरी सेक्टर्स, किसके लिए लाया गया था इसको, डेयरी क्षेत्र को लाइसेंस मुक्त करने के लिए इसको यहाँ पे लागू किया गया था, ठीक है। याद रखना, डेयरी क्षेत्र के लाइसेंस को मुक्त करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी, इसमें आपसे पूछा गया थर्ड पार्टी प्राइवेट ऑडिटिंग ऑफ FBO की फुल फॉर्म होती है फूड बिजनेस ऑपरेटर, ठीक है। विल FBO का थर्ड पार्टी ऑडिट प्राइवेट ऑडिटिंग करता है, क्या करता है ये थर्ड पार्टी प्राइवेट ऑडिटिंग, क्या चीज़ करती है, तो ये क्यों लाया गया है, फिर क्या काम करता है ये, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये क्या कार्य करता है, रिड्यूस द फूड सेफ्टी इंस्पेक्शंस कंडक्टेड बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटी, मतलब कि जो यहाँ पे लाइसेंसिंग अधिकारी हैं उनके काम को यहाँ पे सरल करने के लिए इसको थर्ड पार्टी ऑडिटिंग को यहाँ पे लाया गया था। किसके लिए, कि भाई जो यहाँ पे पहले क्या करते थे कि जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स थे, ठीक है, वो यहाँ पे इसका इंस्पेक्शन करते थे, ठीक है। जो फूड सेफ्टी ऑफिसर थे वो पहले इसका इंस्पेक्शन करते थे, अब क्या कर दिया गया है, इसको थर्ड पार्टी प्राइवेट ऑडिटिंग यहाँ पे करवाई जाती है, मतलब कि थर्ड पार्टी को ये चीज़ दे दी गई है कि आप इस चीज़ का इंस्पेक्शन करो, ठीक है। तो क्या होगा, क्या काम किया है इसने थर्ड पार्टी प्राइवेट ऑडिटिंग ने, रिड्यूस द फूड सेफ्टी इंस्पेक्शंस कंडक्टेड बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटीज, ठीक है। तो मतलब रिड्यूस किया है, लाइसेंसिंग अधिकारियों द्वारा किए गए खाद्य सुरक्षा निरीक्षणों को कम करता है, मतलब कि उनकी जो प्रॉब्लम थी यहाँ पे कि बार बार में जाके यहाँ पे निरीक्षण करना, तो इसको इन्होंने कम कर दिया है। कहने मतलब है कि थर्ड पार्टी प्राइवेट ऑडिटिंग है वो खुद करती है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में देखिए, अभी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओरिगा रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड सर्टिफिकेशन डिवीजन इज ए FSSAI थर्ड पार्टी ऑडिटिंग एजेंसी ऑथराइज्ड टू कैरी आउट मैंडेटरी ऑडिट्स ऑफ फूड बिजनेस। ओरिगा रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड एक FSSAI थर्ड पार्टी ऑडिटिंग एजेंसी है जो खाद्य व्यवसायों के अनिवार्य ऑडिट करने के लिए अधिकृत है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि थर्ड पार्टी ऑडिटिंग है ये ओरिगा रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, जो कि यहाँ पे जितने भी FSSAI का जो काम था उसको यहाँ पे इसने कम किया है कि FSSAI पहले यहाँ पे अपने अधिकारी भेजता था ताकि यहाँ पे ऑडिट कर सके, लेकिन अब उसने इसको प्राइवेट कर दिया है कि ओरिगा जो रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड है इसको यहाँ पे इसको ऑथराइज किया गया है कि आप यहाँ पे ऑडिटिंग कर सकते हैं अब, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भी। एज पर द प्रोविजंस ऑफ MMPO ए पर्सन पर डेयरी प्लांट नीड्स टू बी रजिस्टर्ड विद ए रजिस्टरिंग ऑथोरिटी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इफ MMPO के प्रावधानों के अनुसार एक व्यक्ति डेयरी संयंत्र को केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त पंजीकरण प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होने की आवश्यकता है यदि उसके पास क्या चीज़ हो, यदि एनी पर्सन या डेयरी प्लांट इज हैंडलिंग ग्रेटर देन 10,000 लीटर्स पर डे मिल्क। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यदि उसका जो यहाँ पे उत्पादन है वो लगभग 10,000 लीटर पर डे का मिल्क अगर यहाँ पे उत्पादित किया जा रहा है, अगर उस वहाँ पे इकट्ठा किया जा रहा है, ठीक है, तो उसको ही लाइसेंस यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपसे पूछा गया है कंज्यूमर इज डिफाइंड एज, उपभोक्ता की परिभाषा क्या है। तो उपभोक्ता क्या है कि पर्सन एंड फैमिलीज परचेजिंग एंड रिसीविंग फूड इन ऑर्डर टू मीट देयर पर्सनल नीड्स। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंज्यूमर की सबसे शानदार डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, ठीक है। व्यक्ति और परिवार अपनी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए भोजन खरीदते और प्राप्त करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। रट लेना, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ट्रांस फैट्स कैन बी अवॉइडेड बाय, ट्रांस फैट वसा से बचा जा सकता है, कैसे, किस प्रकार से आप ट्रांस फैट से यहाँ पे बच सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ट्रांस फैट से बचने का एक सबसे आसान तरीका ये है कि अवॉइडिंग वनस्पति घी फॉर कुकिंग, खाना पकाने के लिए वनस्पति घी से परहेज करो, तो आप ट्रांस फैट से आप यहाँ पे बच सकते हैं, ठीक है।
तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ट्रांस फैट्स होती है, ठीक है, उससे बचने का सबसे आसान तरीका है अवॉइडिंग वनस्पति घी फॉर कुकिंग, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आपसे पूछा गया है फूड मीन्स एनी सब्सटेंस दैट इज, भोजन का अर्थ किसी भी ऐसे पदार्थ से है जो कि क्या हो, प्रोसेस्ड और अनप्रोसेस्ड विच इज इंटेंडेड फॉर ह्यूमन कंजप्शन, जो कि या तो संसाधित हो या फिर असंसाधित हो, जो मानव उपभोग के लिए अभिप्रेत हो, ठीक है, मतलब मानव उपभोग के लिए वो बिल्कुल परफेक्ट हो, वो क्या कहलाता है यहाँ पे, फूड कहलाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, प्रोसेस्ड और अनप्रोसेस्ड विच इज इंटेंडेड फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ठीक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपसे पूछा गया है देहरादून बेस्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम हैज पायलट टेस्टेड टू कन्वर्ट यूज्ड कुकिंग ऑयल इनटू, जो यूज्ड कुकिंग ऑयल होता है उसको किस में कन्वर्ट किया है इन्होंने, पहले से मतलब यूज कर दिया गया कुकिंग ऑयल हो उसको दोबारा किस में यूज किया जा सकता है। तो देहरादून बेस्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम है, उसने इसको इसमें किस में कन्वर्ट किया है फ्रेंड्स, यहाँ पे यूज्ड कुकिंग ऑयल को कन्वर्ट किया है बायो एविएशन टर्बाइन फ्यूल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बायो एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ठीक है, जैव विमानन टर्बाइन ईंधन के अंदर इसको कन्वर्ट किया गया है, ठीक है, जो यूज्ड कुकिंग ऑयल होता है उसको। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें आपसे पूछा गया कि वन स्टेप रिसोर्स फॉर मैनेजिंग ऑल एक्टिविटीज ऑफ फूड टेस्टिंग थ्रू ऑनलाइन इंटरफेस इज कॉल्ड एज, ऑनलाइन इंटरफेस के माध्यम से खाद्य परीक्षण की सभी गतिविधियों के प्रबंधन के लिए वन स्टेप रिसोर्स को कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है, यहाँ पे इन्फॉल नेट बोला जाता है, मतलब कि इंडियन फूड लेबोरेटरीज नेटवर्क, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्फॉल नेट की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन फूड लेबोरेटरीज नेटवर्क, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लेना इसको, ठीक है। अब इसके बारे में आपको मैं डिटेल से जानकारी बता देता हूँ, इन्फॉल नेट क्या होता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे डी ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिए, इट इज ए नेटवर्क ऑफ इंडियन फूड लेबोरेटरीज कनेक्टेड टू ए सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट, यह है प्रभावी प्रबंधन के लिए एक केंद्रीकृत नेटवर्क से जुड़े भारतीय खाद्य प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क है। और इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, एफएससीआई के द्वारा, विच इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन है। तो ये यहाँ पे दोनों ही पॉइंट्स को आपको यहाँ पे रटना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टॉप 15 क्वेश्चंस। तो आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि भविष्य में जब नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गुड ब्लेस यू, बाय।